ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। इन माई 10th स्टैंडर्ड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेना है इन माई 11th, ऑल्दो आई हैव सिक्योर 96%। सो उसके बाद काफ़ी सारे टीचर्स ने भी थोड़ा सा इसे बोला कि इंजीनियरिंग कर लो एंड उसके बाद यूपीएससी में जाना एंड देन अपना वो वाली स्ट्रीम चूज़ करना। बट आई वॉज लाइक कि अगर आपको सीधा रास्ता दिख रहा है, आप सीधा डायरेक्टली यूपीएससी में एंटर कर सकते हो एंड यू नो कि आपको एट द एंड जाना यूपीएससी में ही है, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ टू अदर एरियाज। आप डायरेक्टली वो करिए जो आपको सही लगता है। सो आई फेल्ट कि मेरे लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मिडिल स्कूलिंग में तो सोशल साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा वो कम्प्लीटली बेस ख़राब हो चुका था एंड आई हैव टू क्रिएट दैट फाउंडेशन। तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं 11th में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज़ करूँ। ड्यूरिंग माई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वो कोविड लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो ड्यूरिंग माई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से मुझे अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर करना है एंड फ्रॉम देयर वहाँ से मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि ओके, टीचर्स जो पढ़ा रहे दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट सेल्फ स्टडी इज समथिंग जो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा फॉर द कंसेप्ट्स एंड सेल्फ स्टडी से ही आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, डील कर सकते हैं विद हैव more clarity, connectivity and consolidations of the topics. So during my 12th standard, whenever exams got postponed, so उसके बाद I remembered the date, that's on 11th January 2021, जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द यूपीएससी सिलेबस एंड जो मेरा पहला रिएक्शन था वो यही था कि यार ये नहीं होगा, ओ माय गॉड, इतना सब सिलेबस है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट देन थोड़ा सा खुद को कंसोल किया कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड वहाँ से आपके डायरेक्टली यू आर गेटिंग पोस्टेड टू वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसीज ऑफ कोर्स, तो इतना सिलेबस तो बनता है। एंड देन धीरे धीरे आई हैव जस्ट स्टार्टेड कि कैसे मुझे यूपीएससी में अपना इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर एनी एग्जामिनेशन, दैट इज an examination related to whether it's UPSC or whether it's SSC CGL या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उसका सिलेबस क्या है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, यू हैव टू गो थ्रू द एग्जैक्ट सिलेबस क्या है यूपीएससी का एंड एग्जाम पैटर्न क्या है। सो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं दैट यू कैन स्टार्ट विद द एग्जाम पैटर्न। सिलेबस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे। सो एवरीवन इज वेल अवेयर कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में यू हैव 2 एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, जीएस एंड सीसेट। मेंस में you have around 9 papers of all the GS and including the language paper and the essay paper, and finally interview होता है। 3 stages in the UPSC examination। ऐसे ही even if you are preparing for some other examination as well, चाहे वो CGL है, CHSL है, MTS है or any other examination, you can start with firstly finding out the exam pattern एंड वंस यू फाइंड कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद गो थ्रू द सिलेबस कि हर पेपर में जितने एग्जामिनेशन होते हैं, हर पेपर में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड है। और ट्राई करिएगा कि ये चीज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही फाइंड करें, जो उस कमीशन की स्पेसिफिक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पे। वंस डन विद दिस, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप थोड़ा सा टॉपर्स वीडियोस देखिए, टॉपर्स स्ट्रैटेजी देखिए। टॉपर स्ट्रैटेजी देखने का मेन मोटिव ये होता है, एक तो आपको सोर्स लिस्ट पता चलेगी कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स फॉलो किया था, एंड सेकेंड थिंग आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या फॉलो की थी।
for रीडिंग, फॉर रिविजन, फॉर आंसर राइटिंग, या फिर फॉर एनी अदर जो देर आर वेरियस पार्ट्स, वेरियस टीयर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सेकेंडली, आई हैव फॉलोड द टॉपर स्ट्रैटेजी. मेरा कोई कोचिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है. फॉर GS एंटायरली आई हैव डन द सेल्फ स्टडी ओनली. सो विद दिस, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था टॉपर स्ट्रैटेजी पता करना. इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू एज वेल कि अगर आप इनफैक्ट आप कोचिंग पे भी रिलाई करते हैं, अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी किया हुआ है, so before joining you must have a basic idea, basic clarity कि okay these are the pattern, these are the subjects, and इस सब्जेक्ट को इस तरह से डील करना है. that should be the basic clarity. so begin with topper strategy. अब topper strategy पे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं that I want you all to be taken care of. that first is never ever try to imitate a topper entirely. कभी किसी टॉपर को कम्प्लीटली इमिटेट करने की कोशिश मत करना. लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि ओके इस टॉपर ने यहाँ से कोचिंग ली थी तो मैं भी लूँगा तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा, या फिर इस टॉपर ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, मैं भी करूँगा तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा. प्लीज़ डोंट डू दैट. डोंट ब्लाइंडली इमिटेट एनीवन. आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये पता कीजिए कि टॉपर की ये स्ट्रैटेजी है, क्या वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या वो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग है कि नहीं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट टेकन केयर ऑफ. अगर आपको लगता है कि टॉपर्स ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की हुई है वो आपके लिए भी कंड्यूसिव है, आपके लिए भी फेवरेबल है, एंड आपके बैकग्राउंड से मैच कर रही है, देन गो एंड फॉलो इट. अदरवाइज जस्ट रिमूव इट. सेकेंडली, आप सबके अपने खुद के स्ट्रगल्स होते हैं. यू ऑल आर प्रिपेयरिंग with your own family background, with your own educational background. So that's why, since आपकी अपनी struggles हैं, आपकी अपनी अलग strength and weaknesses हैं, so I will not say कि आप completely किसी और की strategy को follow कीजिए. आपकी story है, just create your own story, own unique story for this examination, for this UPSC journey. Next is third point, and I think ये चीज़ बहुत ज़्यादा relevant है in today's time. And the point is this कि ओवर गाइडेंस वर्सेस लैक ऑफ गाइडेंस. आज के टाइम पे ओवर गाइडेंस इज अ मेजर इशू. लैक ऑफ गाइडेंस आज के टाइम पे आपको नहीं मिलेगा. यू कांट से कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है. यू हैव अ लॉट आर्टिकल्स, यू हैव अ लॉट वीडियोस ऑफ टॉपर्स स्ट्रैटेजी. तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है. एवरी सेकेंड पर्सन इज देयर टू गाइड यू कि आपको प्रीलिम्स के लिए ये करना है, मेंस के लिए ये करना है, इंटरव्यू के लिए ये करना है. एंड मोस्टली अपनी जगह पे सही होते हैं. तो मैनी अ टाइम्स आपको ये फोमो क्रिएट हो जाता है, या फिर आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है, या फिर क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है. सो फॉर दैट दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक तो है सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा दैट इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये चीज़ करनी है तो आप उसी को करोगे, irrespective of what others are doing. Don't create that FOMO कि मैंने वो नहीं किया, मैंने उस बुक से नहीं पढ़ा तो मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उस बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा. डोंट डू दैट. जस्ट स्टिक टू वन सोर्स. सेल्फ बिलीव रखो. सी, आप 100% कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो. कोई भी, इवन द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, वो ये नहीं बोल सकता कि उसने 100% सिलेबस कवर किया हुआ है. नो वन कैन डू दैट 100%. वट यू कैन डू इज, आप जितना कर रहे हैं उसको बहुत रिलीजियसली स्टडी कीजिए और उसको बहुत अच्छे से कवर अप कीजिए, ताकि विद दैट लिमिटेड नॉलेज आप अपने एग्जामिनेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, प्रीलिम्स में, मेंस में, एंड आंसर राइटिंग में उसको अच्छे से शो कर सकें. एंड डोंट क्रिएट दैट फोमो फॉर दिस थिंग कि मैंने वो नहीं किया. जो आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू be confident on yourself, you have to trust yourself. उसके बाद ही the examination preparation start with self trust and self confidence, and then you can start. So once you all go through the topper strategy, and topper strategy में I would suggest कि आप थोड़ा top rankers की topper strategy सुनिए, and जो थोड़ा नीचे जो बाद के रैंकर्स हैं उनकी टॉपर स्ट्रैटेजी भी सुनिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे एंड आपको क्या चीज़ सूट कर रही है. हर टॉपर्स की अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है. उस स्ट्रैटेजी में से आप कुछ गाइडेंस ले सकते हैं. टॉपर्स कैन बी द बिकॉन लाइट फॉर यू, बट
टॉपर्स को आप कंप्लीटली ब्लाइंडली इमिटेट मत कीजिएगा. दैट्स माय वेरी important suggestion to all of you. And yeah, here I'm going to share my journey, and I wish so that that may help you figure out some of your doubts. And but yes, ultimately the decision must be yours only. मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. बट यस, अल्टीमेटली आपको अपना डिसीजन खुद लेना है बाय थिंकिंग कि ये आपके लिए कन्वीनियंट है या फिर नहीं है. सो ऑफ कोर्स वंस योर स्टेप वन शुड बी कि आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पता होना चाहिए. Once you are done with the exam pattern and syllabus, now you should go with the source list कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है. एंड सोर्स लिस्ट आप कैसे रेडी कर सकते हैं? वही टॉपर स्ट्रैटेजी से. आप वेरियस टॉपर स्ट्रैटेजीज में दे विल टेल यू अबाउट द सोर्स लिस्ट. आप वहाँ से अपना एक सोर्स लिस्ट या बुक लिस्ट जिसको बोलते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं. अगेन, जो भी आप बुक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ट्राई कि आप उसको फ्लेक्सिबल रखिएगा. ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में लिख दिया कि इस बुक से पढ़ना है तो अब आप उसी ही बुक से पढ़ेंगे, भले ही उस टाइम पे आपको वो समझ ना आए वो बुक से करना, एंड यू आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट इट. मैंने अपनी सोर्स लिस्ट थोड़ी फ्लेक्सिबल रखी थी एंड दैट हेल्प मी टू चेंज. जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, देयर आई शिफ्टेड टू अनदर बुक जिसने मुझे हेल्प किया था. सो फॉर हिस्ट्री के लिए मैंने 11th तमिलनाडु बोर्ड बुक्स किया था फॉर एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. I did Spectrum for modern history, and world history के लिए 12th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड बुक्स आई कवर्ड. And for art and culture के लिए I have just combined जो 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड बुक्स थी उसी में मैंने आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत पोर्शन कंबाइन कर लिया था, प्लस सम मेजर टॉपिक्स जो मैंने PYQs से एंड सिलेबस से फाइंड आउट किए थे कि दीज आर द मेजर टॉपिक्स. आई हैव क्रिएटेड अ इंडेक्स ऑफ दैट एंड वहाँ से फिर मैंने कवर कर लिया था. ज्योग्राफी के लिए आई डिड PMF IES फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड 12th क्लास NCERTs पढ़ी थी फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए. सोसाइटी के लिए आई डिड सिलेबस. मैं थोड़ा GS वाइज जा रही हूँ, जैसे GS1 में जो सिलेबस था, GS1 में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, देन GS2. तो आई एम गोइंग लाइक दिस वे. फॉर सोसाइटी आई डिड द सिलेबस. पहले जो UPSC का मेंस का सिलेबस था उसमें जो एग्जैक्टली मेंशन किया गया था मैंने उसका एक इंडेक्स बनाया, एंड फाइनली आई एंटर दोज टॉपिक्स ऑन द गूगल. थोड़ा गूगल से हेल्प लेके, इंटरनेट से हेल्प लेके आई मेड माई ओन नोट्स एंड देन आई रिलाइड ऑन माई ओन नोट्स स्पेसिफिकली. या फॉर ऑफकोर्स सोशो के लिए मैंने 12th क्लास NCERTs को भी थोड़ा बहुत रेफर किया था, ओनली 12th क्लास सोशियोलॉजी NCERTs सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए जो हमारे सिलेबस के साथ मैच कर रहे हैं. देन पॉलिटी के लिए आई डिड लक्ष्मीकांत. फॉर गवर्नेंस के लिए अगेन आई हैव जस्ट गोन थ्रू द सिलेबस. जो UPSC का सिलेबस है उसको देखा, प्लस देन इंटरनेट की हेल्प से आई जस्ट मेड माई ओन नोट्स. Then for IR के लिए again the syllabus and internet की help से I made my own notes. Then comes the social justice में again the syllabus and with the help of internet. For economics के लिए मैंने इमरान सर के नोट्स किए थे, प्लस में सिलेबस रेफर किया हुआ था, एंड दोनों का मिक्स करके फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे फॉर इकोनॉमिक्स, एंड देन आई रेफर दोज नोट्स ओनली. उसके बाद है इन्वायरमेंट के लिए अगेन इन्वायरमेंट का कोई स्पेसिफिक अलग से सिलेबस नहीं है इन UPSC, बट येस देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हम PYQ से निकाल सकते हैं. PYQ से यू कैन फाइंड, एंड थोड़ा बहुत लाइक इन्वायरमेंट UPSC आप इंटरनेट पे गूगल पे टाइप कर लीजिए, एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आ जाएगा. वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं दैट दीज आर द कॉमन टॉपिक्स, और वहाँ से फिर आप इन्वायरमेंट का अपना इंडेक्स बना के इंटरनेट का यूज़ करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं. साइंस एंड टेक के लिए मैंने शिविन सर के 1 पेजर्स किए थे सारथी IAS से. फॉर सिक्योरिटी अगेन आई डिड 1 पेजर फ्रॉम सारथी IAS शिविन सर. DM के लिए अगेन द सिलेबस एंड यूजिंग द इंटरनेट. एंड फॉर एथिक्स के लिए
अगेन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड मैंने लेक्सिकन बुक रेफर की थी एथिक्स के लिए. सिलेबस प्लस लेक्सिकन बुक को कंबाइन करके फिर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे एज पर द सिलेबस. सो यहाँ पे विद माई सोर्स लिस्ट आपको कुछ चीज़ें तो ये समझ आ गई होंगी दैट माई ऑलमोस्ट जो भी मैंने सब्जेक्ट्स कवर किया वो अराउंड द सिलेबस ही घूम रहा है. मतलब जो भी मैंने सब्जेक्ट्स को जिस तरीके से कवर किया वो सब ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ही था. चाहे कोई भी सब्जेक्ट आई एम रेफरिंग, सो दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सिलेबस. एंड सेकेंड थिंग दैट आई स्टिक टू वन सोर्स. इफ आई एम डूइंग पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत किया था. इफ आई हैव डन हिस्ट्री तो हिस्ट्री के लिए आई जस्ट रेफर दोज बुक्स ओनली. उसके बाद अगर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे स्टिक किया था. एंड I did according to that only and just stick to this one source. And third thing is don't distinguish between the prelims and mains वाला part. When you are preparing, तो in your stages of preparation starting में ये मत सोचना कि ये मुझे prelims के लिए cover करना है या फिर ये मुझे mains के लिए cover करना है. Just go with कि this you have to do from सब्जेक्ट वाइज आपको करना है, ना कि प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड. यू शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी यू हैव टू लाइक जैसे आप पॉलिटी कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे राइट कि स्कूल में वी हैव डन पॉलिटी एंड उसके दे आर वट एवर द 30-35 चैप्टर्स देयर आर. सो 30-35 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, चैप्टर वाइज कवर करने हैं. स्टार्टिंग में प्रीलिम्स और मेंस को डिवाइड मत करना. गो विद सब्जेक्ट वाइज एंड गो विद लाइक चैप्टर वाइज. जैसे आपको कंसेप्ट करना है, आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, कंसेप्ट समझना एंड यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. नाउ वंस योर बुक लिस्ट हैज बीन डिसाइडेड, उसके बाद आपको थोड़ा प्लान्स बनाने पड़ेंगे. प्लानिंग के लिए एंड स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट है. तो प्लानिंग के लिए यू हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स. लॉन्ग टर्म प्लान्स इन द सेंस आप स्टार्टिंग में ये डिसाइड करेंगे दैट ओके विद इन द कमिंग 2 months मुझे अपना पॉलिटी कंप्लीट करना है, या फिर विद इन द कमिंग 1 month मुझे अपना पॉलिटी कंप्लीट करना है. सो दीज आर द लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड कीप देम प्लान्स एज वेल फ्लेक्सिबल. जितना फ्लेक्सिबल हो सके. डोंट जस्ट मेक इट रिजिड कि मुझे सिर्फ एक मंथ मैंने डाला हुआ है तो मुझे एक मंथ में कैसे ना कैसे करके पॉलिटी कवर करना इन द फर्स्ट रीडिंग. बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. यू आर नॉट वेल अवेयर एंड आप वो सब्जेक्ट को पहले से ही स्टार्टिंग से कर रहे हैं. सो फर्स्ट रीडिंग में जस्ट ट्राई कि आप जितना हो सके आप उतना अच्छे से कंसेप्ट को समझिए एंड अपनी जो चैप्टर वाइज है एंड अपने प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखिएगा. ओके जिसको बोलते हैं एक बफर जोन, कि आप एक बफर जोन क्रिएट कर लीजिएगा कि अगर 1 month में मेरा पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो देन आई कैन एक्सटेंड इट टू मैक्सिमम 10 days और 15 days. तब तक मुझे अपना पॉलिटी कवर करना है. दैट्स इट. तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था. पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, देन इकोनॉमिक्स. सो विद दिस जैसे जैसे आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जैसे मैंने साइमल्टेनियस रिविजन नहीं किया था इन द फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में आपका मेनली फोकस होना चाहिए कि आप कंसेप्ट को समझ जाइए कि इस चैप्टर में क्या चीज़ लिखी हुई है. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. ओके योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. सेकेंडली फर्स्ट रीडिंग में PYQs मत उठाना एज आई सजेस्ट, बिकॉज आपको इतना क्लैरिटी होगी नहीं कि आप PYQs को समझ सके. एंड थर्ड थिंग साइमल्टेनियस रिविजन मैंने नहीं किया था एंड कोई नोट मेकिंग फर्स्ट रीडिंग में मत करना, बिकॉज आप अभी समझ रहे हो. इट जस्ट हैज बिगिन. ओके सो दिस इज विद द फर्स्ट रीडिंग. जब फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी उसके बाद जब आपके 4 मैक्रो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, दीज 4 आर द मैक्रो सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. जब आपके ये 4 मैक्रो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे उसके बाद अपना सेकेंड रीडिंग में आप एंटर कर सकते हैं. एंड इन द सेकेंड रीडिंग आप अपना नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. Once you are done with the conceptual clarity of all the macro subjects, then you can start with the note making. And note making में try करना कि आप थोड़ा सा you are forming the notes, आप notes बना रहे हैं. तो notes बनाते टाइम you have to try कि आपको पूरी book copy नहीं करनी है, कि आप
जो बुक में लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली अपने नोट्स में कॉपी कर रहे हो, डोंट डू दैट। नोट्स बनाते टाइम आपको जितना सिंप्लीफाई हो सके उस कॉन्सेप्ट को उतना सिंप्लीफाइड वे में अपने नोट्स में शो करना है। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? इधर यू कैन यूज द डायग्राम्स, इधर यू कैन यूज द फ्लो चार्ट्स, या फिर जस्ट हेडिंग लिख करके बुलेट पॉइंट्स में आप लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, खत्म कर रहे हो, दैट्स द थिंग। सो दिस यू हैव टू डन इन द स्टेज 2 जब आप सेकेंड रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो। नोट मेकिंग है, एंड नोट मेकिंग में आप सेकेंड रीडिंग में स्टार्ट कर सकते हो एंड कीप द नोट मेकिंग शॉर्ट। अब सेकेंड रीडिंग करनी कैसे है? जैसे आपने फर्स्ट रीडिंग में अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी की थी, आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे 4 मैक्रो सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसमें यू आर डन विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे, अगेन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाई थी, दोबारा से लक्ष्मीकांत को उठाओ, स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर्स। अगेन सब्जेक्ट वाइज जाना है, मेन्स और प्रीलिम्स को भी डिवाइड नहीं करना है आपको इन द इनिशियल प्रिपरेशन। पॉलिटी पढ़ो, उसको लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ा। इफ़ यू फाइंड कि भाई आप अगर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में सारी चीज़ कॉपी हो रही है, लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर्स में जो भी लिखा हुआ है आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हो योर नोट्स, देन डोंट मेक द नोट्स। आपको लगता है इट्स बेटर कि फिर आप नेक्स्ट रीडिंग में बुक ही पढ़ लीजिएगा एंड जस्ट हाईलाइट जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लग रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज बिना नोट्स बनाए आपको याद नहीं होता है, तो फिर आप नोट्स बना लीजिएगा फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में। डोंट राइट द एंटायर पैराग्राफ, एंड फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आप नोट्स बनाएं। नोट मेकिंग का मेनली जो काम होता है वो होता है सिंप्लीफाई योर एफर्ट्स इन द नेक्स्ट रीडिंग, ताकि जब आप नेक्स्ट रीडिंग करो तो आपके एफर्ट्स सिंप्लीफाई हो जाए। सेकेंडली, आप डायग्राम्स का यूज़ कीजिए नोट मेकिंग में, सम शॉर्ट सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, यू कैन यूज दैट। एंड अपने नोट मेकिंग में थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट रखिएगा। एनालिसिस वाला पार्ट इन द सेंस, इफ़ यू आर राइटिंग एनी कंसेप्ट, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स एंड वे फॉरवर्ड, या फिर क्या सजेशंस हो सकते हैं उन नेगेटिव्स को, उन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो आप अपने नोट मेकिंग में लिखेंगे। दिस इज द एनालिटिकल अप्रोच जो आपने नोट्स में बनाया। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, द वे यू आर फॉर्मिंग नोट्स, दैट नोट्स मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर राइटिंग। जब आप आगे चल के आंसर्स लिखेंगे सेकेंड और थर्ड स्टेज में, देन यू विल फाइंड कि आपने जैसे नोट्स बनाए थे वही नोट्स आपके आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आप अपने नोट्स में पैराग्राफ फॉर्मेट लिखेंगे, अगर आप नोट्स में पैराग्राफ फॉर्मेट लिख रहे हैं तो वही पैराग्राफ फॉर्मेट फिर आप आंसर्स में जाकर के लिखेंगे। एंड इफ यू आर मेकिंग फ्लो चार्ट्स इन योर नोट्स, या फिर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख के ख़त्म कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपके आंसर में जाके रिफ्लेक्ट होगी। सो ट्राई करना कि आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो थोड़ा उसी टाइप से बनाएं, पॉइंटर्स के फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, एंड वेर यू फाइंड दैट देयर इज अ नीड टू मेक अ डायग्राम, लाइक बुक में पूरा आपका पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एंड यू कैन फाइंड कि भाई वो पैराग्राफ आप इजीली अपने डायग्राम के फॉर्म में शो कर सकते हैं, देन ड्रॉ द डायग्राम ओवर देयर। नेक्स्ट, पॉलिटी, देन हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई डेट्स कैसे याद करें, डायनेस्टी कैसे याद करें। सो मैंने क्या किया था, जब एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आई, सो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का मैंने क्रोनोलॉजी रेडी कर लिया था। पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एंड देन आपका चाल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इस तरीके से जैसे जैसे आप एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री रीड करेंगे, तो आप एक क्रोनोलॉजी बना लीजिएगा उसकी इन द सेकेंड रीडिंग, फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस और द ब्रिटिशर्स, जो मैंने किया था। सो आई हैव क्रिएटेड दैट क्रोनोलॉजी। उस क्रोनोलॉजी से यू आर एबल टू रिमेंबर द डायनेस्टीज। डायनेस्टी के साथ साथ आप उस क्रोनोलॉजी में मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से फाउंडर्स थे या कौन कौन से किंग आए थे उस डायनेस्टी में। एंड देन फर्स्ट इज क्रोनोलॉजी, एंड सेकेंड इज कि आप एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के जब नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको कंबाइन कर लीजिए विद आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से यू कैन कंबाइन दिस। आर्ट एंड कल्चर करने के अब दो तरीके हैं। जब आप एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को साथ में अपने नोट्स में शो करेंगे, सो देयर आर टू वेज। पहला तरीका है कि आप डायनेस्टी वाइज उसको शो कर रहे हैं, लाइक मॉडर्न पीरियड में टेम्पल कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, स्कल्पचर कैसा था, वो सब आपने मेंशन कर दिया, पेंटिंग्स वगैरह।
देन पोस्ट मौर्यन, देन गुप्ता पीरियड, देन पोस्ट गुप्ता पीरियड, देन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था एंड मुगल पीरियड के टाइम पे क्या था. सो वन इज दिस डायनेस्टी वाइज, आप ऐसे कर सकते हैं. और सेकंड तरीका है कि आप टॉपिक वाइज कर लीजिए. आपने पहला टॉपिक लिखा कि टेम्पल आर्किटेक्चर. अब टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा आप क्रोनोलॉजी वाइज उसको चल सकते हैं एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैंने डायनेस्टी वाइज किया था. मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे जितना भी आर्ट एंड कल्चर का जो भी कंसेप्ट थे, जो भी फैक्ट्स थे, उन सबको मैंने मेंशन किया. एंड उसके बाद पोस्ट मौर्यन गुप्ता पीरियड, इस तरीके से आई मूव्ड ऑन. फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई डिड स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रम से आई डिड कवर जो भी नोट्स वगैरह बनाने थे वहाँ से मैंने किया. वर्ल्ड हिस्ट्री भी आई हैव रेड फ्रॉम 12th क्लास. तमिलनाडु बोर्ड्स का जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट था वो मैंने वहाँ से किया था. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे ये लगा था कि मैं बुक से रीड कर लूँगी तो हो जाएगा, बट लेटर आई फाउंड कि जब तक मैं उसको लिखूँ ना शॉर्ट फॉर्म में या फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में तो मुझे याद नहीं हो रहा था. सो दैट्स व्हाई आई मेड नोट्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल. आई सजेस्ट यू कि अगर आपको ये है कि आप नेक्स्ट रीडिंग में भी उसी बुक को पढ़ सकते हैं आराम से, ईजिली से, इट्स ईजी फॉर यू टू रीड द बुक, देन आप बेशक अभी वो लॉन्ग नोट्स मत बनाइए, बाद में शॉर्ट नोट्स बना दीजिएगा. बट इफ़ यू फाइंड कि यार नहीं हो रहा है, मतलब रीडिंग से काम नहीं चलेगा, मेरे को लिख के ही याद होगा, तो आप लिख के कर सकते हैं, लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं. देन कम्स ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी इज समथिंग जिसके जो थोड़ा सा प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है. मेंस में बिल्कुल नहीं आता, मैं ये तो नहीं बोलूँगी, बट प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है. तो ज्योग्राफी के नोट्स के लिए यू कैन डू डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैपिंग. Mapping is something very important for geography. Like climatic reason करके there is one chapter in geography जो काफ़ी ज़्यादा important है. तो आप उसको समझने के लिए आप मैपिंग का यूज़ कर सकते हो. आपने वर्ल्ड मैप खोला एंड यू हैव टू रीड अबाउट द सवानास, तो आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले सवानास को मेंशन करेंगे कि इस रीजन में सवानास आते हैं. एंड देन उन रीजन के स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है वो आप उसी मैप में मेंशन कर दीजिएगा. सो मैपिंग इज समथिंग जो ज्योग्राफी में आपके एफर्ट्स को कम कर देगा एज अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग. इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट आई मेड द नोट्स फ्रॉम ट्रांसफर के नोट्स, ट्रांसफर के नोट्स, एंड देन जो सिलेबस है वहाँ से मैंने कंबाइन करके आई मेड माई ओन नोट्स. देन यस, जब व्हेन द सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स, तो सेकेंड स्टेज में मैंने यूजुअली 2 स्लॉट्स रखे थे. फर्स्ट स्लॉट इज फॉर द मैक्रो सब्जेक्ट जिसमें मेरे ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कवर थे. एंड सेकेंड स्टेज में आई डिड द माइक्रो सब्जेक्ट्स. तो जब मैंने सेकेंड रीडिंग स्टार्ट की तो मैंने मैक्रो सब्जेक्ट्स और माइक्रो सब्जेक्ट्स दोनों साथ में कवर किए थे. माइक्रो सब्जेक्ट्स में आपके सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, ये सब आ जाते हैं. सो व्हेन यू आर डूइंग पॉलिटी, जब आप अपनी सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं, देन व्हेन यू आर डूइंग पॉलिटी, अगर आप एक स्लॉट में पॉलिटी कर रहे हैं देन ट्राई कीजिएगा कि आप सेकेंड स्लॉट में गवर्नेंस और आईआर कीजिएगा, बिकॉज द कंटेंट इज मोस्टली इंटर रिलेटेड. देन अगर आप एक स्लॉट में हिस्ट्री कर रहे हैं, सेकेंड स्लॉट में ट्राई कीजिएगा आर्ट एंड कल्चर करें. अगर आप मैक्रो वाले स्लॉट में ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि माइक्रो वाले स्लॉट में आप इन्वायरमेंट एंड डीएम करें. एंड इको के साथ फिर आप बाकी के जो बचे हुए हैं, सोशल जस्टिस और लाइक दिस साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, वो आप सेकेंड स्लॉट में कर सकते हैं. उसके बाद आई डिड द एथिक्स वाला पार्ट. एथिक्स मैंने सबसे लास्ट में किया था बिकॉज एथिक्स इज समथिंग जहाँ पे आप अपने बाकी जीएस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो एथिक्स वाज द सब्जेक्ट जो मैंने लास्ट में किया था. बाय दिसंबर 2023 आई एम डन विद जीएस एटलीस्ट वंस. तो दिसंबर 2023 तक मेरा जीएस एटलीस्ट एक बार कंप्लीट हो गया था, जो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो एंड द माइक्रो एज वेल. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कभी भी किसी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड मत लेना कि एक माइक्रो सब्जेक्ट है, ये सिक्योरिटी वाला सब्जेक्ट है, तो आई जस्ट यू नो कि छोड़ देते हैं यार, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, या फिर ये सोशल जस्टिस का है, 4-5 ही तो टॉपिक हैं, या फिर ये इजी वाला टॉपिक है तो फिर बाद में देख लेंगे, मेंस के टाइम पे देख लेंगे. तो किसी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड मत लेना, because even if one question comes from that subject, then one question means that
you have the capability to gain 4 to 5 marks in that question. And 4 to 5 marks लेकर के आना, that create a difference of about like आपको 400 या 500 बच्चों से आगे कर देगा, just 4 marks. So never take any subject for granted. So by December 2023, I am done with my GS वाला part. From January 2024, then my stage 3rd begins. यहाँ पे मैंने ऑप्शनल अब सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है, एंड मैंने रिवीजन फेज स्टार्ट कर दिया था जो फर्स्ट रिवीजन थी. ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज किया, क्योंकि दिसंबर 2023 तक मेरा ऑलमोस्ट सारे चीज कवर हो गए थे. सो आई एम वेरी वेल अवेयर, मैंने जितने भी पढ़े, सोसाइटी पढ़ा, सोशल जस्टिस पढ़ा, तो वहाँ से मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई सोसाइटी इज़ अ सब्जेक्ट जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड ये मैं पढ़ सकती हूँ बहुत अच्छे से. तो फर्स्ट इज द इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे सोसाइटी इंटरेस्टिंग लगा. दैट प्रोवाइड्स मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स इन द सराउंडिंग्स. सोसाइटी को देखना है, फिर अलग अलग इवेंट्स को स्टडी करना विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, वो मुझे वहाँ से पता चला. सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट, एंड सेकेंड व्हेन आई गो थ्रू द सिलेबस, तो वो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस लगा. दैट आई फेल्ट कि या ओके, दिस इज द सिलेबस, आई कैन कवर अप इजली. So in this way, I've opted my sociology optional, and sociology optional opt करने के बाद I have taken the coaching. Sociology के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी स्टडी IQ से, दिवाकर बोत्रा सर की. एंड विद दिस स्टेज 3 मेरा एक स्लॉट रहता था ऑप्शनल का, और एक स्लॉट मेरा रहता था GS सब्जेक्ट्स का. ऑप्शनल में मैंने साथ साथ ही अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक जैसे हमारे लेक्चर्स होते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए थे, ताकि वो थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है. ऑनलाइन क्लासेस में यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रिकॉर्डिंग्स, तो आप रिकॉर्डिंग के हिसाब से एंड जो हैंडआउट्स मिलते हैं उसको कंबाइन करके आप स्टडी कर सकते हैं. तो वंस डन विद द लेक्चर्स, उसके बाद मैं दोबारा वो हैंडआउट्स रीड करती थी, एंड हैंडआउट्स रीडिंग के साथ साथ फिर मैं अपना नोट्स मेकिंग करती थी. तो सोशियोलॉजी में मैंने 7 नोट बनाए थे फ्रॉम जनवरी 2024, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. अराउंड 6 मंथ्स के आसपास, जुलाई 2024 तक मेरा जो ऑप्शनल था वो कंप्लीट हो गया था, एंड ऑप्शनल के कंप्लीट के साथ मेरे नोट मेकिंग भी कंप्लीट हो गए थे. एंड जो मेरी एक रिवीजन चल रही थी ऑफ GS सब्जेक्ट्स, तो मेरे मैक्रो सब्जेक्ट्स की रिवीजन वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी. नाउ द थिंग इज कि जब इस थर्ड स्टेज में जब मैं GS की रिवीजन कर रही थी, सो देयर आई फाउंड कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को याद नहीं हो पा रही थी. लाइक इफ़ आई एम डूइंग लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत से मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स से, लाइक कुछ स्टेटमेंट्स था या जजमेंट्स था जो याद नहीं हो रहा था. थर्ड इन द थर्ड रीडिंग और माई रिविजन, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करती थी जो मुझे याद नहीं हो रहे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वो वाला पार्ट लिखना है जो आपको याद नहीं हो रहा. दैट व्हाट आई डिड. एंड स्पेसिफिकली या फिर कुछ बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी, एंड यू फाइंड कि यार इस स्टेटमेंट को आई कैन यूज इन द इंट्रोडक्शन, तो वो वाला पॉइंट आप उसमें मेंशन कर सकते हो. दिस इज हाउ शॉर्ट नोट्स आर मेड. सेकेंड थिंग, जो शॉर्ट नोट्स है दे विल बी हेल्पफुल कि जब आपका लास्ट मोमेंट रिविजन होता है वो आपका शॉर्ट नोट से होता है. अगेन, within the third stage as well, I have started writing essays as well on the weekends. Like on every Saturday, I am writing essays. और या फिर ऐसे का स्ट्रक्चर रेडी करना या फिर ऐसे का कंटेंट ढूंढना, दैट आई यूज टू डू ऑन द वीकेंड्स वाला पार्ट, इधर सैटरडे और संडे, या फिर कभी कभी दोनों दिन इन बुक कर डी. सो दिस आई हैव डन इन द स्टेज 3, जब मैंने अपना एसेज भी स्टार्ट कर दिया था. एंड वन मोर थिंग, धीरे धीरे आंसर राइटिंग, क्योंकि अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो लाइक इफ़ यू आर रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत और इफ़ यू आर रिवाइजिंग द ज्योग्राफी वाला पार्ट, तो थोड़ा बहुत PYQ से देख करके ऑन द वीकेंड या फिर 1-2 टर्म्स में आप अपना आंसर्स राइटिंग वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप FLTs लिखिए वहाँ पे, लेकिन जैसे PYQ से 3-4 क्वेश्चन ढूंढा एंड आपने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया. जब आप आंसर्स लिख रहे हैं उसके साथ साथ आप टॉपर्स कॉपी भी एनालाइज कर सकते हैं.
व्हाट यू कैन डू इज कि आपने एक चैप्टर या फिर एक पार्ट कंप्लीट किया अपने एक सब्जेक्ट का रिविजन का, उसके बाद गो टू द पीवाईक्यूज एंड फाइंड आउट कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं. ओके, देन उन क्वेश्चंस को जोट डाउन कीजिए एंड राइट द आंसर्स. ओके, उन आंसर्स को लिखना स्टार्ट कीजिए. मैं 2-3 आंसर्स लिख लीजिए इन अ वीक, या फिर अगर आप 2 हफ्ते में लिख रहे हैं देन आप 4-5 आंसर्स लिख सकते हैं. जब आप आंसर्स लिख लेंगे उसके बाद ट्राई कीजिएगा कि आप टॉपोस्कोपी ओपन कीजिए एंड टॉपोस्कोपी में फाइंड कीजिए दैट हाउ दे आर राइटिंग द आंसर्स. पहले खुद आंसर लिखिएगा, उसके बाद टॉपोस्कोपी खोल के देखिएगा कि वो कैसे आंसर लिख रहे हैं. देन कंपेयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या लूपहोल्स है, एंड देन कवर देम अप. सो ये जो पार्ट है ये आपको अपना थर्ड स्टेज में करना है, जो मैंने किया था ऑप्शनल के साथ साथ जब मेरा रिविजन चल रहा था तब आई डिड दिस. सो बाय जुलाई 2024 मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो गया था एंड मेरा रिवीजन का भी एक फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. उसके बाद आई स्टार्टेड द स्टेज 4. स्टेज 4 में आई डिड ज्वाइन द मेंस टेस्ट सीरीज. तो जुलाई 2024 में मैंने मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी विजन आईएएस से. मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन आई हैव डन बिकॉज इससे पहले मैं आंसर्स लिख चुकी थी कुछ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि इस टाइप से आंसर राइटिंग करनी है. एंड लगभग हमारे जो मेंस होते हैं वो अगस्त में होते हैं, तो मेरे मेंस अगस्त 2025 में होने थे. तो उससे एक साल पहले आई डिड ज्वाइन माई मेंस टेस्ट सीरीज. अब यहाँ से जो मेरा स्लॉट चलेगा या फिर जो मेरी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी चलेगी वो चलेगी एज पर द मेंस टेस्ट सीरीज. जो विजन आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज थी उसमें क्या था दैट यू वर गिवन 2 वीक्स फॉर अ सब्जेक्ट. आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 हफ्ते मिलते थे और वो सब्जेक्ट भी लाइक उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक्स डिफाइंड होते थे कि 2 हफ्ते के बाद आपके इन टॉपिक्स का टेस्ट है. सो सेम थिंग यू कैन डू विद योर ओन प्लानिंग कि 2 हफ्ते में आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है एंड संडे को जाके आपको वो टेस्ट दे के आ जाना है. देन अगेन 2 वीक्स फॉर अनदर टॉपिक्स, अनदर 10 to 15 टॉपिक्स, उनको रिवाइज करो एंड संडे को जाके टेस्ट दे के आ जाओ. यहाँ से आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा और यहाँ से आपका थर्ड फेज ऑफ जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा. प्लस ऑप्शनल रिवीजन आई डिड. ऑप्शनल रिवीजन भी फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी जुलाई से. ऑप्शनल की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी. रिवाइज करना एंड पीवाईक्यूज देना वो चीज़ किया था मैंने. एंड फॉर आंसर इवेल्युएशन के लिए मैंने कन्वर्ट आई गेस करके एक इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन. वहाँ पे मैं अपने आंसर्स अपलोड करती थी फॉर ऑप्शनल एंड फॉर जीएस जहाँ पे मुझे हेल्प लगता था. एंड द प्लेटफॉर्म हैड evaluated very well. And one slot I have kept for current affairs from July 2024. So July 2024 से मैंने current affairs that is monthly magazine I have started that. सो जो मेरा स्टेज 4 स्टार्ट हुआ मतलब कि जुलाई 2024 से जो चीज़ें चल रही थी. फर्स्ट स्लॉट मेरा था ऑप्शनल का, एक स्लॉट मैं ऑप्शनल का रखती थी. द टाइमिंग्स यूज टू वेरी, दैट कैन बी इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून. वो मैं एक दिन पहले डिसाइड करती थी कि कल मुझे सुबह ऑप्शनल करना है, शाम को जीएस करना है और रात को करंट अफेयर्स करना है. वो एक दिन पहले डिसाइड होता था. एक स्लॉट मेरा जीएस का रहता था और एक स्लॉट मेरा करंट अफेयर्स का रहता था. If I am saying here current affairs, so current affairs में I am doing monthly magazines here. मैंने विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स किया था. एंड जो मंथली मैगजीन्स आई हैव डन वो मैंने मई से स्टार्ट किया था. मई 2024 से मैंने मंथली मैगजीन रीड करना स्टार्ट किया था, जो मैं रात को स्टार्ट करती थी. उसी में रीडिंग जब मंथली मैगजीन कवर हो गई तो उसी को रिवाइज करना, दैट हैपेंड ऑन द स्टेज. उसके बाद बाय नवंबर 2024 आई हैव जॉइन माई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बिकॉज अब थोड़ा प्रीलिम्स का भी हमें स्टार्ट करना है. नवंबर 2024 तक मेरी मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही थी और मेरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही थी. दैट हैव स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 2024. सो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन आईएएस बाबा से लिया था. आईएएस बाबा की मैंने ज्वाइन की थी एंड अकॉर्डिंगली वही दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल. मैं इस तरीके से अपना शेड्यूल सेट करती थी कि लाइक अगर मेरा पॉलिटी का टेस्ट है मेंस का तो मैं पॉलिटी रीड करूँ. On Saturday, I'll give the prelims wala test, and on Sunday, I'll go and write the mains wala test, full length test, FLT. So इस तरीके से you can also plan
कि आप अपना किस दिन कब कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, किस दिन आपको प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, किस दिन आपको मेंस का टेस्ट लिखने के लिए जाना है। सो मेरा मेंस का आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स का कंटिन्यू रहा था फॉर फ्यू मंथ्स, लाइक नवंबर टू मार्च आई गेस। तो वो मेरा कंटिन्यू रहा था। फ्रॉम दिसंबर 2024 आई हैव स्टार्टेड सीसेट। सीसेट में मैंने मैथ्स के लिए तो नीलेश सर की यूट्यूब वीडियोस हैं वो किए थे, एंड फॉर रीजनिंग एंड फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मैंने PYQs किया था। आई जस्ट कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन PYQs, प्रीलिम्स PYQs, एंड वहाँ से मैंने फिर अपना सीसेट कवर किया। सेकेंड थिंग, दिसंबर 2024 से मैंने प्रीलिम्स के PYQs भी स्टार्ट कर दिए थे। देर इज़ वन दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, समथिंग अराउंड 28 to 29 years past PYQs, तो वो आई डिड। अब कुछ एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने 2013 से ही सिर्फ प्रीलिम्स के PYQs सॉल्व किए थे, बट उस बुक में जितने थे आई थिंक 1997 और 1998 से उसमें PYQs थे। सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल दोज PYQs और वही सब PYQs मैंने कवर किए थे। तो दिसंबर 2024 से आई हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स PYQs और नवंबर से आई हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। टिल मार्च तक मैंने अपना ऑप्शनल कंटिन्यू किया था, मतलब जो बोलते हैं कि स्पेसिफिकली प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आप कर रहे हो। तो मार्च तक तो मैंने ऑप्शनल कंटिन्यू किया था, बीच बीच में मैंने आंसर्स भी लिखे थे। मार्च के बाद अप्रैल एंड मई में आई हैव जस्ट completely shifted to the prelims oriented one. Now what I did with the prelims till April 2025. अप्रैल 2025 तक आई एम डन विद द मॉक टेस्ट। जो मैंने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया, वो मैंने कर लिया था। देन मई में, in May 2025 and of course prelims PYQs I have already started. So अप्रैल तक वो PYQs भी कंप्लीट हो गए थे। एटलीस्ट 2 times आई हैव रिवाइज ऑल द PYQs टिल अप्रैल। मई जो प्रीलिम्स वाला मंथ था उसमें आई हैव कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन PYQs एंड जो मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनका रिविजन। ये मेरा कम्प्लीटली मई में चला था। मई में मैंने कोई भी नया मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। आई जस्ट डिड द PYQs का रिविजन जितना ज़्यादा हो सके, एंड जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में ऑलरेडी दे चुकी थी IAS बाबा के, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करना, उन्हीं को रीड करना, जो मेरा पूरा मई में यही सब चला। एंड एट द एंड जैसे जैसे टेस्ट पास आ रहा था, लाइक 1 week बिफोर द प्रीलिम्स, व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट पुट डाउन दोज फैक्ट्स जो मैं बार बार भूल रही थी। ठीक है, तो उनका एक लिस्ट बना लीजिएगा आप इन द एंड कि ये वाले फैक्ट्स आप बार बार भूल रहे हो। इट कैन बी एनी रिपोर्ट, इट कैन बी एनी आर्टिकल, इट कैन बी एनी जजमेंट, या फिर कोई भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसका आप एक रिपोर्ट बना सकते हो एट द एंड देन उसी को रिवाइज करना ऑन द डे प्रायर टू द प्रीलिम्स वाला टेस्ट। सो दिस इज टिल द प्रीलिम्स। उसके बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, आई थिंक इट्स ऑन 11th जून, उसके बाद से लेकर के जो मेंस का टाइम पीरियड था, जब हमारा मेंस वी हैव टू अपियर फॉर द मेंस, तो उस टाइम पीरियड में आई डिड रिवाइज माई शॉर्ट नोट्स। जो मैंने अपना रिविजन के टाइम पीरियड पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्हीं का मैंने रिविजन किया था जितना ज़्यादा हो सके। प्लस आई डिड माई ऑप्शनल। जो करंट अफेयर्स मैंने जुलाई 2024 से स्टार्ट किए थे, उनका रिविजन करना, उनका एड करना, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना सिर्फ PYQs के। सो वो सब स्लॉट्स में डिवाइडेड था। अगेन 1 slot फॉर ऑप्शनल, 1 slot फॉर GS, एंड रात को मैं करंट अफेयर्स करती थी सोने से पहले। एंड जब मेरा एक सब्जेक्ट हो जाता था, लाइक मेरा पॉलिटी रिवाइज हो चुका है, उसके बाद पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो FLTs हैं, आई डिड 2024 का, 23 का पेपर जो प्रीलिम्स का आया, सॉरी मेंस का आया हुआ था, GS2 का, देन 21 एंड 22। तो मैंने 4 साल के मेंस के एंटायर FLTs दिए थे। अगेन देन सितंबर, जब हमारा कंप्लीट हुआ मेंस के बाद सितंबर टू नवंबर, जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा बहुत आई डिड द इंटरव्यू वाला पार्ट, थोड़ा बहुत स्टडी किया था। तब इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी,
तो मैंने थोड़ा बहुत ही इंटरव्यू का देखा था। एंड देन माई इंटरव्यू वॉज ऑन 11th जून। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था, जिसमें आई मेजरली फाइंड द इन्वायरमेंट वेरी कंड्यूसिव एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था मेरा उस बोर्ड के साथ। आई स्कोर 173 in my interview, and of course if मॉक इंटरव्यूज़ की बारी आती है तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे, बिकॉज बहुत जल्दी मतलब इनिशियल डेज में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव द मॉक्स। बट या ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा। सो दिस इज़ द एंटायर जर्नी। अब देर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, जैसे कि सबसे पहला है एसे वाला पार्ट, कि एसे को कैसे कवर करना है। तो फ्रॉम जनवरी 2024 आई हैव टोल्ड यू कि मैंने अपना एसे वाला पार्ट स्टार्ट किया था। अब एसे में जब आप एसे स्टार्ट करने वाले हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक स्ट्रक्चर रेडी कर लीजिए कि वो एसे करना कैसे है। लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, कुछ टीचर्स का, कुछ टॉपर्स का यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि उन्होंने ऐसे को कैसे स्टडी किया था, एंड देन कुछ टॉपर्स कॉपी को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिसीव कीजिएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो जो यूपीएससी पीवाईक्यूज हैं एसेज के, आप उन्हीं टॉपिक्स पे अपना ऐसे मेंशन कीजिएगा एंड उन्हीं को कंटिन्यू कीजिएगा। उन्हीं के रिव्यूज एंड उनका इवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं। जो कन्वर्ट आईएएस का जो मैंने आपको बताया है उसी पे फिर मैं अपने एसेज भी अपलोड करती थी और वो वहाँ से इवैल्यूएशन होता था। नाउ मैंने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया था फॉर एसे, लेट मी टेल यू। एसे के 3 पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। देयर आर अराउंड 12 पेजेस, 12 to 14 पेजेस फॉर वन एसे। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको 2 पेज में अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 पेज में कंक्लूजन, एंड जो बचे हुए 10 पेजेस हैं, 8 to 10 पेजेस, उसमें यू हैव टू राइट डाउन द मेन बॉडी। ओके, अब इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग जो है वो किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी डाटा को मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर और कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स, ऑफ कोर्स एनेक्डोट हो गया, आप कोई फिक्शियस स्टोरी से भी अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आप जो भी एनेक्डोट यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक, एंड एग्जामिनर को समझ आ जाना चाहिए कि ओके इस द कैंडिडेट हैज अंडरस्टूड द टॉपिक वेल एंड नाउ ही इज राइटिंग और कनेक्टिंग द टॉपिक वेरी वेल। सो इस तरीके से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप अपना मेन बॉडी पे आएंगे। सो मेन बॉडी में यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, जो ऐसे बोला गया है उसके फेवर में यू हैव टू मेंशन द आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है आपको एंटी आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं उससे रिलेटेड, या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या वो कर रहा है, वो चीज़ लिखनी है। एंड थर्ड चीज़, यू हैव टू राइट द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, कि कैसे आप उस एसे को कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस आपको लास्ट में लिखना है, एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के बाद यू हैव टू स्टार्ट द कंक्लूजन वाला। एंड कंक्लूजन में एक तरह से आप समराइज कर सकते हैं या तो, बट आई वुड सजेस्ट कि समराइज से ज़्यादा आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड अपने कंक्लूजन में ऐड कीजिएगा, कि जो भी टॉपिक है, जो भी ऐसे का टॉपिक है, उसको आप किस तरीके से आगे प्रमोट कर सकते हैं इफ इट इज़ अ पॉजिटिव टॉपिक। लाइक अगर कोई थॉट पे टॉपिक आया हुआ है, रिलेटेड टू समथिंग थॉट्स, समथिंग वैल्यूज पे टॉपिक आया हुआ है, तो आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि आप उन वैल्यूज को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं अमंग द स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन प्रोसेस से, एंड सम अदर वेज कि कैसे आप इनकलकेट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यू कैन एंड योर एसे विद सम श्लोक और विद सम कोट्स, या कुछ पोइट्रिक लाइन्स लिख करके आप अपने कंक्लूजन को एंड ऐसे को ख़त्म कर सकते हैं। सो नाउ दीज आर द वेरियस वेज। अब बात ये आती है कि आप अपने ऐसे को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। सो टू डाइवर्सिफाई योर एसेज,
व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना यूपीएससी सिलेबस को देखिए। सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं, जब आप स्टार्टिंग में अपना रफ पेज खोलेंगे एसए के ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, तो आप साइड में पहले से ही मेंशन कर लीजिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट नेम हैं वो सब मेंशन कर लीजिए। एंड देन ट्राई टू फाइंड कि आप हर सब्जेक्ट से कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट का पॉइंट निकाल रहे हैं। आपके ऐसे में हिस्टोरिकल पॉइंट होना चाहिए, ज्योग्राफी रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए, सोसाइटी रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए सोशल इश्यूज को कवर करने के लिए, देन पॉलिटी का पॉइंट होना चाहिए, सोशल जस्टिस का पॉइंट होना चाहिए। तो ट्राई करना कि आप हर सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। एंड जो एथिक्स वाला पार्ट है, एथिकल इश्यूज को एंड एथिकल कंसेप्ट्स को आप मेजरली कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, एंड दैट कैन मेक योर एसे मच डाइवर्स। वो डाइवर्स भी होगा, आप सारे एस्पेक्ट्स भी कवर कर लेंगे। एंड या जो एथिक्स है, आप उसको ट्राई करना कि आप अपनी एथिकल जो कॉन्सेप्ट्स है उसको कंक्लूजन में यूज करें। ये एसे राइटिंग की स्ट्रैटेजी रही है। सेकंड इज आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी। आंसर राइटिंग में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सो आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है कि अगेन द इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। बिफोर गोइंग टू द मेंस, आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि आपको इस टाइप से आंसर लिखने हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें। वंस यू रीड द क्वेश्चन वेरी वेल, तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपके 2 या 3 हेडिंग्स बनने वाले हैं, एंड दीज आर द हेडिंग्स। ओके, द वेरी सिंपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप पूछा जाए व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें वही है कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, देन आप उसके मेन फीचर्स लिखेंगे। बट सिंस द क्वेश्चन आज अबाउट डिस्कस, तो आप थोड़ा लिमिटेशंस भी लिखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में 1-2 पॉइंट लिख करके आप खत्म कर देंगे, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। सो essays में दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट इन पॉलिटी, इवन इन हिस्ट्री। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, एंड क्वेश्चन को रीड करते टाइम यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी हेडिंग्स बनानी है और कितने पॉइंट्स उसमें मेंशन करने हैं। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, देन ट्राई कीजिएगा कि आप 10 पॉइंट्स लिखे उसमें, 8 to 10 पॉइंट्स। 15 मार्क का है तो ट्राई कीजिएगा कि 15 पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करें, substantiated with examples. Examples are very important in any of the answers, because examples show करता है that what you have studied you are able to apply in the present context. So इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर अपना आंसर राइटिंग का रेडी कर लीजिएगा, जो आपको थोड़ा टॉपर्स कॉपी से हेल्प मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आंसर्स को, जस्ट लाइक ऐसे अपने आंसर्स को कभी भी वन साइडेड मत रखना। जस्ट प्रोवाइड मल्टीपल डायमेंशंस टू इट। अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आप उसके नेगेटिव भी शो कीजिएगा, दैट ऑल्दो देयर आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। और अगर आप नेगेटिव्स लिख रहे हैं तो 1-2 पॉइंट या तो वे फॉर्मेट में ऐड कर दीजिए, या फिर अपने कंक्लूजन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाइए, कि आप कंक्लूजन में थोड़ा रिफॉर्मेटिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं, कि ऑल्दो लिमिटेशंस एग्जिस्ट बट दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन यूज टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस। अपने आंसर को कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट पे मत छोड़िएगा। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैनी टाइम्स डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉम द सोसाइटी, फोमो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो सी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक योर फैमिलीज, योर सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो I feel myself to be fortunate enough that my parents are very supportive and my friends are very supportive. We are a trio of 3, so what we did, me and my friends, we used to have meets daily. तो it's a kind of digital library जहाँ पे हमारी daily meeting हो रही है, and our videos are on but our mics are off, and हम अपना अपना study कर रहे हैं. So it's a kind of digital library that we have created.
तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो जस्ट गो एंड टॉक टू देम। एंड कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि 2-3 दिन हो गए हैं यार, मतलब 2-3 दिन से बहुत बर्नआउट लग रहा है, या फिर लगातार आपको 1 मंथ हो गया है पढ़ते पढ़ते, देन जस्ट टेक अ ब्रेक। अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील हो रहा है, देन जस्ट टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ले लीजिए 1 या 2 दिन का, एंड देन स्टार्ट अगेन। उस ब्रेक में आप मी टाइम बिता सकते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इधर उधर थोड़ा बाहर घूमना है, फिर मूवी देखना, वट एवर यू लाइक, वट एवर योर हॉबीज़ आर, आप वो चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज हॉबीज़ आर समथिंग जो आपके माइंड को रिजुविनेट करता है, रिफ्रेश करता है, कीप योर सेल्फ, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है स्टडीज से, एंड हेल्प यू टू बी ऑन द ट्रैक अगेन। Of course, families and friends हो गया, and then it comes to the distraction. तो distraction में I think the biggest distraction is social media nowadays. तो अगर आपका social media distraction है, then I would suggest, and if you want to clear this examination desperately, then please delete your social media accounts। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन कंटिन्यू योर सोशल मीडिया, बट इफ यू फील दैट सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन टू यू, देन ईदर डिलीट, या फिर आप अपना टाइम सेट कर लीजिएगा कि अपना टारगेट, दिन का टारगेट कंप्लीट करने के बाद आई यूज द सोशल मीडिया फॉर 15 to 30 minutes, दैट से आप टाइम सेट कर सकते हैं। एंड मैनी टाइम स्टूडेंट्स को फोमो होने लगता है कि व्हाट आर द फियर्स ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है कि मैंने वो नहीं पढ़ा है, मैंने मैगजीन नहीं पढ़ी है, मैंने मीन्स 365 नहीं पढ़ा है, क्या पता उसमें से कुछ भी आ जाए। सो डोंट गो विद द फोमो, बिकॉज या ऑफ कोर्स यूपीएससी इज अनसर्टेन एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो डोंट क्रिएट दैट फोमो। जैसे मैं आपको पहले भी बोला था, जस्ट स्टिक टू दैट वन सोर्स, एंड जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिलीजियसली पढ़िए। मल्टीपल रिविजन्स विल बेनिफिट यू अलॉट। Instead of reading 10 books one time, just read one book 10 times. That will help you a lot, because revision से आपकी जो knowledge है वो और ज़्यादा refine होने लग जाती है, and you are able to connect more with the concepts. तो अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अपने इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो यस, ये था। एंड फाइनली द रिजल्ट ऑफ डेट, द डे ऑफ रिजल्ट इज, मैंने अपना कोई भी रिजल्ट चेक नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने मेरे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने मेरा रिजल्ट चेक किया था फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो या, द डे वाज 6 मार्च दैट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। तो 180 डिग्री चेंज आ गया था इन द लाइफ एंड ऑल, बट ऑफ कोर्स दैट्स इट। सो yeah, these are my entire journey. This is my entire journey, and I think थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये चीज़। If I can go with the uh, how many hours did you study and what was your daily routine? I have to make notes again. See, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी कि when it comes to study ना, तो मैंने hours count नहीं किए थे, to be very honest। डेली टारगेट्स में सेट करती थी, एंड आई थिंक डेली टारगेट्स सेट करना एंड अकॉर्डिंगली उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग चलना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यार मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे पढ़ने ही हैं। वो चीज़ फोर्सफुली मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैंने आज वगैरह डिसाइड नहीं किए थे। आई जस्ट सेट द डेली टारगेट्स। एक दिन पहले रात को मैं अपना टारगेट डिसाइड कर लेती थी कि नेक्स्ट डे मुझे लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर करना है, मुझे एक चैप्टर रिवाइज करना है, 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मुझे ऑप्शनल के नोट्स कंप्लीट करना है, मेरे को मंथली मैगजीन का सोसाइटी वाला पार्ट कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से मैं टारगेट सेट कर लेती थी एक दिन पहले, एंड देन नेक्स्ट डे मेरा फोकस रहता था कि वो टारगेट कंप्लीट हो जाए बस। उसके बाद देन आई कैन डू वट एवर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई वॉन्ट। अब वो टारगेट कभी कभार 5 आवर्स में भी हो जाता था, कभी कभार 8 आवर्स में भी हो जाता था। सो आवर्स का फिक्स नहीं रहता था मेरा, एंड टारगेट वाइज ही अप्रोच में मेजरली रहती थी। I use that only.
एंड उसके बाद फॉर रिवीजन स्ट्रैटेजी, या वही रिवीजन स्ट्रैटेजी, वही सेम चीज़ है कि पहले रीडिंग किया, कंसेप्ट समझे, नेक्स्ट रीडिंग में फिर थोड़े बहुत नोट्स बनाए। जब रिवीजन किया, फॉर रिवीजन मेन फोकस होता था कि जो मैंने कंसेप्ट पहले समझे हैं उनको मैं रिकॉल कर लूँ, एंड उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह लर्न करने की कोशिश करती थी कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, या फिर सॉरी कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, डेफिनेशंस वगैरह लर्न करना, दैट आई यूज्ड टू डू इन माय रिवीजन स्ट्रैटेजी। एंड अगर कुछ चीज़ होता था जो लाइक बिल्कुल ही लर्न नहीं हो रहा है बार बार रिवीजन करने पे, या फिर इफ़ आई फाइंड कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मेरे को एक साथ लर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उनको शॉर्ट नोट्स में फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के लिख देती थी। हाउ टू मेक नोट्स फॉर मीन्स, हाउ शुड आई स्टार्ट? मेंस के नोट्स मेकिंग में आई हैव टोल्ड यू कि आप सब सिलेबस वाइज रहिए। जब आप अपना ओपन करेंगे यूपीएससी का सिलेबस, तो उसका एक इंडेक्स बना लीजिएगा दैट दिस आर द टॉपिक्स, एंड जैसे वो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका इकोनॉमिक्स एग्जांपल लेती हूँ, सो इकोनॉमिक्स का मेंस के सिलेबस में देयर इज अ पार्ट कॉल्ड इरिगेशन सिस्टम, ये एक टॉपिक है। तो इरिगेशन सिस्टम आपने हेडिंग डाला, अब आप ट्राई कीजिएगा फाइंड करने का कि इसका इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, कि आप इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप कोई करंट डाटा कोट करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो आप लिखिएगा। फिर इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस है टू द इरिगेशन सिस्टम्स इन इंडिया, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया था, वो चैलेंजेस मेंशन कीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या थी, या फिर क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं, उसके 4-5 पॉइंट लिखिएगा विद एग्जांपल्स, एंड कंक्लूजन में आप कैसे उसको वे फॉरवर्ड में शो कर सकते हैं, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, योर नोट मेकिंग शुड रिजेंबल योर आंसर राइटिंग, और योर आंसर राइटिंग शुड रिजेंबल योर नोट मेकिंग। आपका जो आंसर्स आप जिस तरीके से लिखेंगे वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप वैसा कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल करंट अफेयर्स, या करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स, आई वुड, देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप मंथली मैगजीन कर लिए या फिर PT 365 कर लीजिएगा फॉर प्रीलिम्स, एंड मीन्स 365 फॉर मेंस। मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज PT 365 आर नथिंग जस्ट द मंथली कंपाइलेशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सो लास्ट मोमेंट पे PT 365 सब एक साथ उठाना वो मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं था, तो मैं मंथली मैगजीन पे रिलाई करती थी। सो मैंने मंथली मैगजीन किया, मैंने PT 365 या मेंस 365 नहीं किया है, एंड मंथ वाइज में करती थी, लाइक आई जस्ट सेट कि मुझे 2 घंटे करंट अफेयर्स को देने हैं, या फिर 2 घंटे में मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना है, मुझे सोसाइटी वाला या पॉलिटी या ज्योग्राफी वाला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो मुझे कंप्लीट करना है, तो उसको रीड करना एंड इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको हाईलाइट करना। मेरे को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, तो उसको अपने नोट्स में वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के सेपरेटली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, तो देयर इज़ नो नीड। इंस्टेड आप हाईलाइट कर लीजिए उसी PDF में, या फिर अपने उसी बुकलेट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, एंड जब आप दोबारा करंट अफेयर्स की रिवीजन पे आएंगे देन जस्ट रीड द हाइलाइटेड पॉइंट्स एंड नथिंग एल्स। एंड या अगेन मंथली मैगजीन इज वन, एंड सेकेंड है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर के जो न्यूज़पेपर है वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू 30 to 45 मिनट जो मुझे लगते थे। द डे स्टार्ट्स विद द न्यूज़पेपर, जिसमें आप एडिटोरियल्स रीड कर रहे हैं, एंड एडिटोरियल्स में भी यू आर अगेन मार्किंग द इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उसको मार्क कर लिया एंड उसको डिजिटली स्टोर कर लिया। उसको अलग से मेंशन करके नोट बनाने का कोई मतलब मुझे नहीं लगा था, बिकॉज वो फिर बाद में रिवाइज होता नहीं है। सो बेटर कि आप उस आर्टिकल को डिजिटली स्टोर कर लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप जस्ट जो मार्क पॉइंट्स हैं उसी को रीड करें। दैट्स इट। या तो सी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सो व्हाट आई डिड वाज, अगर मैंने बुक पढ़ी एंड उसमें से मैंने नोट्स बनाए, अब जब मैं सेकेंड टाइम रिवाइज करूंगी तो मैं बुक नहीं, मैं जस्ट नोट्स पे स्टिक करूंगी। अगर उस नोट्स में से बीच में कुछ ऐसा आया कि यार ये वाला भूल गई हूँ मैं, या फिर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, देन आई गो बैक टू द बुक, वो टॉपिक रीड करना, एंड देन अगेन कम टू द नोट्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक।
तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप बुक पे स्टिक कर सकते हो, आप सेकंड रिवीजन में भी बुक पढ़ सकते हो, तो आप बुक पे ही स्टिक कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मुझे बिना नोट्स बनाए चीज़ें लर्न नहीं होती थी, नहीं समझ आती थी, सो आई यूज टू मेक नोट्स। तो वो नोट्स बनाए, तो जब आप नेक्स्ट रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट जितने भी रिवीजन करें, जस्ट स्टिक टू दोज नोट्स। ओके, उसके बाद फिर दोबारा वो बुक में नहीं जाना है, जस्ट स्टिक टू दैट वन सोर्स। एंड उसके बाद फिर अगेन जब आप मल्टीपल रिवीजन करते जाएंगे, तो आप अपने आप फिल्टर आउट करते जाएंगे सब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, कि ओके इसमें ये सब तो मेरे को ऑलमोस्ट याद हो गया है, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन या दिस इज अ डेफिनेशन जो मुझे याद नहीं होगी, सिर्फ उस डेफिनेशन को अपनी शॉर्ट नोट में यू हैव टू मेंशन। या फिर वही अपना वैल्यू एडिशन करंट अफेयर से जब आप मंथली मैगजीन करेंगे, तो वो वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। ओके, NCRTs. ओके, सो NCRTs के लिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ह्यूमैनिटीज़ में, एंड आप चाहते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बिफोर एंटरिंग टू द कोचिंग, आप पहले थोड़ा सा अपना NCRTs के थ्रू NCRTs को जैसे एक बार रीड कर लीजिए। ओके, यू यू आर गोइंग टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर मेजर एंड माइक्रो सब्जेक्ट्स, तो NCRTs से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस वो NCRT आपकी स्टैंडर्ड बुक है। जब आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी आई डिड NCRTs, 12th NCRTs था, तो वो पढ़ना ही पढ़ना था, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मेरे लिए स्टैंडर्ड बुक ही वही थी फॉर ज्योग्राफी। बिसाइड्स, अगर आप नॉर्मली NCRTs पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फाउंडेशन, तो उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे एक बार फटाफट रीडिंग्स दे दीजिए टू ऑल द NCRTs, ताकि यू विल जस्ट गेट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट और विद द कंसेप्ट कि ओके पॉलिटी में ये चीज़ें आती हैं और इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें कवर होती हैं, सो वो एक फैमिलियरिटी आ जाएगी। उसके बाद यू कैन अगेन मतलब यू कैन मेक द नोट्स, या फिर नोट्स बनाने की तो ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली जब तक वो आपका स्टैंडर्ड बुक नहीं है, जस्ट विद द फैमिलियरिटी। उसके बाद आप जो चाहते हैं कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, तो वही आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपोस्कोपी को कैसे एनालाइज करना है, एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन कि PYQs को कैसे एनालाइज करें, एंड PYQs रिपीट होते हैं कि नहीं। सी PYQs रिपीट होते हैं इन UPSC। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो द थीम्स ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, कि उस थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड कभी कभार तो होता है कि एग्जैक्ट PYQ रिपीट हो जाते हैं, राइट। PYQ को एनालाइज करने का तरीका ये है दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, तो आपको जस्ट सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा हो गया, आपको जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी एनालाइज करना है कि बाकी के ऑप्शन से क्या मतलब है, एंड जो अदर ऑप्शंस हैं द अदर कैटेगरीज, उनके बारे में भी आपको रीड करना है। सेकेंडली, जब आप PYQs रीड करेंगे देन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम वोकैबलरी, कि अगर UPSC ये वाला वोकैब यूज़ कर रहा है तो ऑलमोस्ट वो ऑप्शंस गलत ही होते हैं, या फिर वो क्वेश्चंस गलत ही होते हैं। इफ UPSC इज राइटिंग कैन, या फिर कुछ ऐसा आइडियलिस्टिक लिख रहा है, पॉसिबिलिटी वाली चीज़ लिख रही है, अपने क्वेश्चन से मेंशन कर रही है, तो वो चीज़ सही ही होती है। सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू कैन डन, एंड जैसे आप मल्टीपल PYQs को रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप खुद इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि यार उस क्वेश्चन में भी वो चीज़ थी एंड इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछी गई। एंड फॉर मेंस में UPSC थीम्स रिपीट करता है, लाइक फॉर आर्ट एंड कल्चर देर आर सर्टेन बेसिक थीम्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि अदर थीम्स से नहीं आएंगे, बट इन थीम्स से थोड़ा ज़्यादा आते हैं, जस्ट लाइक कि टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन हो गया, स्कल्पचर हो गया, ये कुछ थीम्स हैं जो मल्टीपल रिपीटेशंस पे आते हैं। ओके, जो बाकी की थीम्स है लाइक डांसिंग पे, थिएटर पे, सिंगिंग पे, इन पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन द मेन UPSC एग्जामिनेशंस, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे उनको नेग्लेक्ट करिएगा। आप उन
टॉपिक्स को भी कवर कीजिएगा, बिकॉज वो प्रीलिम्स में दे कैन बी आस्क्ड एंड मेंस में भी नो वन कैन से कि कब यूपीएससी अपना पैटर्न या फिर थीम वगैरह चेंज करे, तो नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट सर्टेन थिंग्स है जिस पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो बिकॉज वो रिपीटेटिव होती है. That's it. वन मोर थिंग कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें आप एक बार, एटलीस्ट अपना एक जीएस का एटलीस्ट वन रीडिंग कंप्लीट कर लीजिएगा. पहले तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको किस ईयर में अपीयर होना है, उसके अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल मुझे 2025 में अपीयर होना था, तो मेरा ये टारगेट था कि बाय 2023 मैं अपना जो जीएस है वो एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो 2024 है वो एंटायर ईयर मैं अपने ऑप्शन को दे सकूँ प्लस रिविजन को दे सकूँ. सो इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं. एंड 2024 जब मेरे पास एंटायर ईयर रिविजन का था, तो तब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी एंड दैट वर्कड. तो वहाँ से आप तब से अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिविजन. जब आप बिल्कुल ही फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो तब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप तभी अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकें, बिकॉज आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर्स भी नहीं लिख पाएंगे. इन योर सेकेंड रीडिंग और इन योर रिविजन वाला पीरियड तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो या दिस इज द थिंग. एंड आई होप कि आपको ये सेशन से कुछ गुड इंसाइट्स मिले होंगे. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.